हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपने बायो का पुराना वाला वीडियो, जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसको देख लिया होगा और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया होगा जो उसमें थे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बायोलॉजी के करा रहा हूँ, सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बीच बीच में मैं क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को समझाता हूँ। उससे क्या होता है, आपको एक साथ चार चार क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा करिए और उसको नोट कर लिया करिए। जैसे कि अगर मैं कोई बता रहा हूँ कि ये डिजीज इससे होती है, ये वायरल है, फंगल है, तो वो आपको नोट करना है, क्योंकि यूपी सीनेट के एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जा सकता है आपके, और बायोलॉजी में पूछा जाता है कि कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी डिजीज का सिम्टम क्या है। ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती हैं। बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछता है, लेकिन जो जनरल बायोलॉजी के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन वो पूछता है। भले ही सिलेबस 11th-12th का हो, 9th-10th का हो, लेकिन वो पूछेगा जनरल बायोलॉजी टाइप का ही क्वेश्चन। तो आपको उस लेवल का तैयार करना है। आप पूरी 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा, लेकिन फिर भी आप यूपी सीनेट के 40 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन कर पाएंगे। उसका रीजन ये होता है कि छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं आप उसे छोड़ देते हैं, या फिर वो 11th-12th में हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। हमें बताना है कि इसमें से वायरल डिजीज कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा मलेरिया दिया हुआ है, तीसरा इन्फ्लुएंजा है, चौथा टाइफाइड। हमें चारों को देख के बताना है कि कौन सा वायरल डिजीज है। वायरल का मतलब वायरस से कौन सा होता है। तो हमें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी सभी लोगों ने सुन रखा होगा, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया ये पैरासाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो इसका कॉजिंग एजेंट है वो पैरासाइट होता है। इन्फ्लुएंजा जो है यही वायरल डिजीज है, ये वायरस से होती है। और टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया कौन से पैरासाइट से होता है, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, और इन्फ्लुएंजा कौन से वायरस से होता है। अगर कमेंट करके बताएंगे, गलत होगा तो ही मैं सही करूंगा, नहीं तो मैं इसको नहीं बताने वाला हूं कि ये कौन से बैक्टीरिया वायरस से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है यूपी सीनेट के लिए, जिसका नाम है फ्लोरेंस अकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट की प्राइस हमने 99 रुपीज़ रखा है। 99 रुपीज़ में आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। सारे टेस्ट अपने शेड्यूल पर कराए जाएंगे। एक शेड्यूल तैयार किया गया है, उसी शेड्यूल पे होंगे सभी टेस्ट। यूपी सीनेट के एकदम एग्जैक्ट सिलेबस के बेस्ड पर बने हुए हैं। कोई भी ज़्यादा हाई लेवल का या ज़्यादा लो लेवल का क्वेश्चन उसमें नहीं रखा गया है। सारे क्वेश्चन जो उसमें रखे गए हैं वो इसीलिए रखे गए हैं ताकि आपका यूपी सीनेट में स्कोर बढ़ सके। इसलिए नहीं कि आपको थियरी तैयार करवानी है। टेस्ट का पर्पज यही है कि आपका स्कोर यूपी सीनेट में बढ़ सके, आपकी रैंक बेहतरीन हो सके। सभी टेस्ट के फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो उसे चाहे इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले दोनों लोग खरीद सकते हैं। 99 रुपीज़ में 10 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। इतने क्वेश्चन 99 रुपीज़ में मिलना पॉसिबल नहीं है कहीं पर। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि आप एक ही बार टेस्ट दे सकते हैं या 2 बार दे सकते हैं। आप टेस्ट को चाहे जितनी बार दे सकते हैं और चाहे जब दे सकते हैं। टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई जानकारी चाहिए तो इसी नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन क्या है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब ब्रीथिंग एक्सचेंज वाला सिस्टम की बात कर रहा है। इसके ऑर्गन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन बता पाएंगे। तो कह रहा है हार्ट, लंग्स, लीवर और किडनीज। तो हमें बताना है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हार्ट जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है,
लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लीवर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। लंग्स जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। अब इस क्वेश्चन को तैयार करने का तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें लिख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या नाम आता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। इससे पूरा आपका चार टॉपिक आपका तैयार हो सकता है। अगर आप ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका यही होता है। मेरे क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। सही तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का यही होता है कि हर ऑप्शन को आप अच्छे से समझें कि हर एक ऑप्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। अब पूछ रहा है कि इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। अभी पहले वाले में पूछा था वायरल डिजीज, अब पूछ रहा है बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है। तो एड्स जो है ये वायरल डिजीज है, ये सभी को पता है। कॉलेरा ये बैक्टीरियल डिजीज है। डेंगू वायरस से होता है, डेंगू जो है ये वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस वायरस होता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। तो इसमें 3 डिजीज आपको वायरल से मिल गई हैं, 1 डिजीज बैक्टीरिया से मिली है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। एड्स वायरस से होता है, कॉलरा बैक्टीरिया से होता है, डेंगू वायरस से होता है और हेपेटाइटिस वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज। कह रहा है गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज। हमें ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा तभी क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पूछा है द गैस एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सा गैस एक्सचेंज होते हैं, मतलब कौन कौन से गैस एक्सचेंज करते हैं हम शरीर से और इन्वायरमेंट से। तो हम करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ऑप्शन में खोजेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर दिया हुआ है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम नाइट्रोजन को एक्सचेंज नहीं करते हैं। नाइट्रोजन का एक्सचेंज जो होता है ये प्लांट्स में होता है, नाइट्रोजन की जरूरत प्लांट को होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। इसमें से वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी है। आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज बताना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं या फिर इंसेक्ट्स को कहते हैं जो किसी डिजीज के कॉजिंग एजेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो क्या करता है, ये मलेरिया के कॉजिंग एजेंट को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। तो हमें बताना है वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सा, मतलब इसमें से कौन सी डिजीज जो है वो वेक्टर के हेल्प से फैलती है। तो पहला कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा कह रहा है मलेरिया, तीसरा न्यूमोनिया और चौथा डायबिटीज। डायबिटीज तो फैलती ही नहीं है इस तरीके से। न्यूमोनिया और मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस में हमें देखना होगा। ट्यूबरकुलोसिस जो है इसको वेक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये छींकने से, खांसने से, सांस लेने से फैलती है। मतलब इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं, किसी वेक्टर की जरूरत नहीं होती है, किसी को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत उनको नहीं होती है। मलेरिया, मैंने मलेरिया का एग्जाम्पल ही दिया था कि मॉस्किटो जो है मलेरिया का कॉजिंग एजेंट जो होता है उसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज हमारा है। अब ऑप्शन आपको एक मिल गया है आंसर, तो आंसर पक्का है यही है, क्योंकि हम एकदम कॉन्फिडेंस में है कि मलेरिया होगा। लेकिन हमें बाकी के 2 ऑप्शन भी देखने हैं ताकि कहीं लास्ट में ऐसा ना दिया हो कि ए बी बोथ या ऑल ऑफ दीज, इस तरीके का ऑप्शन ना होनी चाहिए। न्यूमोनिया और डायबिटीज, डायबिटीज मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से फैलता ही नहीं हो, फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है बी है, मलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं द एल्वुलाई इन द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर।
कह रहा है कि अल्वियोलाई जो होता है लंग्स में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कह रहा है प्रोड्यूसिंग म्यूकस, गैस एक्सचेंज, फिल्टरिंग एयर, स्टोरिंग ऑक्सीजन। तो अल्वियोलाई का जो काम होता है वो गैस के एक्सचेंज का होता है, मतलब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और एयर से अपने लंग से अल्वियोलाई में जो एयर स्टोर होती है उसमें से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। तो गैस एक्सचेंज का काम होता है, हिंदी में उसे गैस विनिमय कहते हैं। तो पहला कह रहा है म्यूकस प्रोड्यूस करना, इसका काम नहीं होता, उसके लिए ग्लैंड्स होती हैं। गैस एक्सचेंज करेक्ट है। फिल्टरिंग एयर, एयर फिल्टर का काम भी इसका नहीं होता है, ये विंड पाइप का काम होता है और नॉस्ट्रिल्स का होता है। स्टोरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम अल्वियोलाई का नहीं होता है। अल्वियोलाई में जो स्टोर होता है वो एयर होती है, मतलब उसमें सब कुछ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है, मॉइस्चर भी होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सटीक नहीं होगा, गलत होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, गैस एक्सचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइफ स्टाइल डिजीज। कह रहा है कि इसमें से लाइफ स्टाइल डिजीज कौन सी है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब ये होता है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, बहुत लेजी टाइप के हो गए हैं, उससे होने वाली डिजीज का पूछ रहा है। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, ये लाइफ स्टाइल से नहीं होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। डायबिटीज जो होता है, जिसको हम जनरली शुगर के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे मधुमेह कहते हैं, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाना पीना सही नहीं है आपका, उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हैं, सुबह नहीं उठ रहे हैं जल्दी, तो इस वजह से डायबिटीज हो सकता है आपको। तो लाइफ स्टाइल डिजीज जो होती है हमारी डायबिटीज होती है, बी हमारा आंसर होगा। मलेरिया, ये पैरासाइट डिजीज है, ये नहीं हो सकता है। कॉलरा हमने अभी देखा कि ये भी नहीं हो सकता, ये सब किसी एजेंट से होती है, जबकि डायबिटीज किसी एजेंट से नहीं होता है, ये बॉडी के ऑर्गन का एक फेलियर होता है, जिसमें पैंक्रियाज सही तरीके से इंसुलिन नहीं निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायफ्राम हेल्प्स इन। डायफ्राम किस में हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायफ्राम पाया कहाँ जाता है, तभी आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। तो डायफ्राम जो होता है वो लंग्स के नीचे डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है और स्टमक के कहें या तो फिर एब्डोमेन कैविटी के जो है ऊपर होता है। उसका काम होता है ब्रीथिंग में हेल्प करना, उसके कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से हम ब्रीदिंग करते हैं। तो पहला कह रहा है डाइजेशन में हेल्प करता है, उसका कोई भी रोल डाइजेशन में नहीं है। ब्रीथिंग में हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में कोई रोल नहीं है, और एक्सक्रीशन में उसका कोई रोल नहीं होता है। तो डायफ्राम का काम होता है ब्रीदिंग में हेल्प करना, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, हमसे अब पूछ रहा है। इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसने पूछा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कौन सा है। इसीलिए मैंने कहा था कि जैसे आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है उससे। पहला कहा है ट्रैकिया, ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ब्रोंकाई भी है, एल्वियोलाई भी है, ईसोफेगस नहीं है। ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप ये खाना ट्रांसपोर्ट करता है, एयर से इसका कोई मतलब नहीं होता, लेना देना नहीं होता है। तो ये तीन जो है ये रेस्पिरेटरी के पार्ट है। हमारा लास्ट वाला डी ऑप्शन नहीं है, तो डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी से या विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं। पहला दिया हुआ है स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी और नाइट ब्लाइंडनेस। अब आपको अगर आप चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको चार डिजीज तैयार हो जाएगी, चार विटामिन तैयार हो जाएंगे कि उससे कौन सी डिजीज होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ आंसर लगा के निकल जाएंगे तो आपको एक ही डिजीज और एक ही विटामिन तैयार हो पाएगा। इसमें स्कर्वी जो है ये विटामिन सी से होता है, रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी से होता है, बेरी विटामिन बी से होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है। मतलब इनकी कमी से होता है, विटामिन बी सी डी ए से नहीं होता, उनकी कमी से होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा
ए होगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी में क्या होता है, स्किन में या फिर लिप्स में लाइनिंग बन जाती है जिसे हम कहते हैं होंठ फट रहे हैं या फिर स्किन में दरार पड़ रही है। इसमें जो है गम्स भी ब्लीड कर सकते हैं, गम्स भी ब्लीड कर सकते हैं और थकान महसूस हो सकती है, फैटीग हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन इन्वॉल्व। अभी अभी मैंने बताया था कि डायफ्राम हमारा हेल्प करता है इनहेलेशन में या इंस्पिरेशन में और एक्सपीरेशन में। अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनहेलेशन में क्या होता है, और ऑप्शन में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स। तो हमें अगर डायफ्राम की थोड़ी बहुत एनाटॉमी पता होगी तभी हम इसको लगा पाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, जनरल बायोलॉजी में आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि 9th 10th या उससे नीचे वाले क्लासेस में भी आपको ये बताया जाता है। 6th 7th क्लास में भी रेस्पिरेशन का जो हल्का सा समरी दिया जाता है उसमें भी बताया जाता है कि डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है इनहेलेशन के टाइम पे। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको लगेगा कि ये 11th क्लास से आया हुआ है फिजियोलॉजी से, लेकिन वहाँ से ये नहीं आया हुआ है। तो हमारा जो डायफ्राम होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम कुछ इस तरीके से होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इधर से तो ये नीचे की तरफ जाता है। अब नीचे की तरफ जाता है तो लंग्स का जो स्पेस होता है, हमारे लंग्स का जो स्पेस होता है वो बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन होता है। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इनहेलेशन होगा, गैस अंदर आएगी। लेकिन जब ये रिलैक्स होता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। इससे यहाँ पर जो लंग्स होता है इसका एरिया कम होता है या फिर वॉल्यूम घटता है, तो फिर एयर यहाँ से बाहर निकल के जाती है इन्वायरमेंट में। तो ये हो जाता है एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। ये होता है रिलैक्सेशन के टाइम पे। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में कैसे क्या होता है। जो मैंने डायग्राम बनाया है उससे आपको समझ में आ जाएगा जब भी आप इसे देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डायफ्राम का नीचे जाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ए होगा। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से इनहेलेशन या फिर गैस हमारे लंग्स में एंटर करती है। नेक्स्ट कह रहा है फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जिसमें बॉडी की जो इम्यूनिटी वाली सेल्स होती हैं खुद पे ही अटैक करने लगती हैं, खुद के ही सेल्स पे अटैक करने लगती हैं। तो हमें दिया हुआ है ट्यूबरकुलोसिस, ये नहीं होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, मलेरिया और कॉलेरा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है इसमें ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ये इसमें बॉडी अपने ही सेल्स को नहीं पहचान पाती है, उसको ही मारने लगती है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ही होता है कि जो बॉडी की सेफ्टी मैकेनिज्म था वो अपने ही बॉडी ऑर्गन्स को या बॉडी टिश्यूज को नहीं पहचान पा रहा है, खुद को ही मारने लग रहा है, तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ये ऑटो इम्यून का एग्जाम्पल है। अगर ध्यान से आपने पहला वाला बायो का वीडियो देखा होगा या फिर शायद नर्सिंग एप्टीट्यूड में या बायो वाले में ही मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक तरीके का और आर्थराइटिस है दोनों के बारे में बताया हुआ था कि ये दोनों क्या होते हैं। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहते हैं। तो पहला कह रहा है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलेनिन और मायोग्लोबिन। तो क्लोरोफिल यहाँ से हम वैसे ही हटा देते हैं, ये प्लांट का पार्ट है। आते हैं मेलेनिन पे और मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन पे। जो हीमोग्लोबिन दिया हुआ है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने साथ कैरी करता है कंबाइन करके, जिससे हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। जहाँ भी जरूरत होती है ब्लड ही उसको लेकर जाता है। ब्लड में कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर ए होगा, हीमोग्लोबिन को ही
रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। इसमें से कौन सी डिजीज है जो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू फैलती है या फिर ट्रांसमिट होती है। तो कह रहा मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा और इन्फ्लुएंजा। तो मलेरिया मैंने बता दिया है कि कैसे फैलता है, मच्छर के थ्रू फैलता है। डेंगू भी मच्छर के थ्रू फैलता है। कॉलेरा जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है कॉलेरा। इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये भी डायरेक्टली फैलता है, लेकिन कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से फैलने वाली डिजीज जो है वो कॉलेरा है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड। मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम जो हम वॉल्यूम एयर का एक्सहेल करते हैं या फिर इनहेल करते हैं, मतलब जितनी हवा हम अंदर ले सकते हैं या फिर जितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं इनहेलेशन के टाइम पे या फिर एक्सहेलेशन के टाइम पे, उसको हम क्या नाम देते हैं। तो उसको हम नाम देते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये 11th क्लास का है, 11th क्लास का क्वेश्चन है ये। उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। 11th क्लास में आपको वॉल्यूम और कैपेसिटी पढ़ाई गई है। टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप उसको एक बार देख के रिवाइज कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, उसे आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कभी यूपी सीनेट में भी वो पूछ लिया जाए। तो हम उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ अस्थमा। इसमें से अस्थमा का सिम्टम कौन सा है। तो कह रहा हाई फीवर। हाई फीवर अस्थमा का कोई सिम्टम नहीं है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ये हो सकता है। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, ये रूमेटाइड का होता है या फिर अर्थराइटिस का कह सकते होता है। स्किन रैशेस ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी तो हम उसे अस्थमा कह सकते हैं। ये अस्थमा का एक छोटा सा सिम्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई। कॉमन कोल्ड कैसे होता है। बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगाई से होता है या फिर प्रोटोजोआ से होता है। तो जब भी आपको बुखार सर्दी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही कहते हैं कि वायरल हो गया है। उसका कहने का मतलब ये होता है कि ये एक वायरस से होता है। जो कॉमन कोल्ड होता है एक वायरस से होता है। तो हम ऑप्शन में लगाएंगे वायरस। बी ऑप्शन दिया हुआ है वायरस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। हम वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं। वॉइस बॉक्स जो होता है वो लैरिंग्स को कहा जाता है। ट्रैकिया ये जो एयर की पाइप होती है जिसके थ्रू एयर जाता है उसको कहते हैं। लैरिंग्स छोटा सा बॉक्स होता है जिससे हमारी आवाज़ निकलती है वाइब्रेशन के थ्रू, तो उसी को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ब्रोंकाई और फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं। पहला दिया हुआ है ग्वाइटर, एनीमिया, स्कर्वी और रिकेट्स। रिकेट्स, स्कर्वी ये दोनों मैंने अभी पहले क्वेश्चन में करा दिया है कि ये कैसे होते हैं। अनीमिया जो होता है ये खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। ब्लड की जब कमी होने लगती है तो अनीमिया कहते हैं। और ग्वाइटर जो होता है ये आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। गले में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, उसको घेंघा रोग भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन इन्वॉल्व। एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है। फिर से वही पूछ रहा है कि डायफ्राम का कंट्रैक्शन होता है, डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है, या लंग्स का कंट्रैक्शन, लंग्स का रिलैक्सेशन होता है। तो मैंने दोनों समझा दिया था, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों प्रोसेस उसी टाइम पे समझा दिया था। यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिलैक्सेशन। जब डायफ्राम रिलैक्स होती है हमारा एक्सहेलेशन होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पहले क्वेश्चन में जो मैंने कहा था आप कमेंट करके उसे ज़रूर बताइएगा, उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं
ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा बायो के। और जो भी क्वेश्चन मैं बायो के करा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन यूपी सीनेट में पूछे जाते हैं। हमने 2-3 साल में देखा है एनालिसिस करके कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और हर एक ऑप्शन को समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जैसा मैंने कहा है।